सोचिए, एक ऐसी राजनीतिक ताकत जो लगातार 34 सालों तक अजेय रही हो, जिसे हराना नामुमकिन सा लगता हो, वो अचानक कैसे ढह सकती है। आज की इस चर्चा में हम पश्चिम बंगाल के वामपंथी मोर्चे यानी लेफ्ट फ्रंट के उसी ऐतिहासिक उदय और चौंकाने वाले पतन की पूरी कहानी को डीकोड करने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब किसी सत्ता को ये लगने लगता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता, अक्सर वहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे सफर को समझते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। लाल झंडे के उदय से शुरुआत करते हुए हम कैडर राज की मजबूत पकड़, गिरती अर्थव्यवस्था, जनता के फूटते गुस्से और आखिर में 2011 के उस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव से गुजरेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहले हिस्से से, लाल झंडे का उदय। एक ऐसा दौर जिसने बंगाल की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये कहानी 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में मिली उस ऐतिहासिक जीत से शुरू होती है। फिर 1996 की वो मशहूर ऐतिहासिक भूल, 2006 और 2007 में सिंगूर और नंदीग्राम के हिंसक विवादों से गुजरते हुए आखिरकार 2011 की उस हार तक पहुंचती है जिसने 34 साल पुराने शासन का अंत कर दिया। ये सिर्फ कुछ साल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े भरोसे के बनने और टूटने की पूरी दास्तान है। अब सवाल ये है कि ये भरोसा बना कैसे। इसकी सबसे मजबूत नींव थी ऑपरेशन बरगा। 1977 में जब सरकार बनी तो इस एक पहल ने सदियों से शोषित किसानों और बटाईदारों को सीधे जमीन का मालिकाना हक दे दिया। सोचकर देखिए, गांव के एक आम इंसान को पहली बार लगा कि कोई सरकार सच में उसकी अपनी है। बस इसी एक कदम ने ग्रामीण बंगाल में पार्टी के लिए ऐसा अटूट विश्वास पैदा किया जो अगले 3 दशकों तक कायम रहा। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, कैडर राज की पकड़। एक ऐसा सिस्टम जिसने लोकतांत्रिक ताकत को पूरी तरह से एक कड़े नियंत्रण में बदल दिया। आखिर ये कैडर राज था क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई जहां स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता यानी कैडर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कंट्रोल करने लगे थे। सरकारी काम और पार्टी के काम के बीच का जो एक फर्क होता है ना, वो बिल्कुल खत्म सा हो गया था। अब सिस्टम जनता की सेवा के लिए कम और पार्टी के प्रति आपकी वफादारी तय करने के लिए ज्यादा काम करने लगा था। ये कंट्रोल कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं। राशन लेना हो, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना हो, अस्पताल में बेड की जरूरत हो या फिर घर में कोई शादी ही क्यों ना हो, हर चीज के लिए लोकल कमेटी की मंजूरी जरूरी सी हो गई। और अगर किसी ने विरोध करने की सोची तो उसका सीधा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इस पूरे सिस्टम ने लोगों के मन में डर तो बिठाया, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी घुटन भी पैदा कर दी। और इसी दौर का एक बेहद स्याह पन्ना है 1979 का मरीच छाम्पी नरसंहार। बांग्लादेश से आए दलित शरणार्थियों पर राज्य की पुलिस ने भारी नाकेबंदी और हिंसा की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका राशन और पानी तक रोक दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस घटना को लंबे समय तक आधिकारिक इतिहास से दूर ही रखा गया, लेकिन इसने एक बार बिल्कुल साफ कर दी थी कि सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। जैसे जैसे सत्ता की ये पकड़ सख्त हुई, वैसे वैसे राज्य के आर्थिक ढांचे में दरारें पड़ने लगीं। हमारा तीसरा हिस्सा इसी बारे में है, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का पतन। इसकी शुरुआत होती है 1996 के एक बड़े फैसले से, जब पार्टी ने ज्योति बसु को देश का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव ही ठुकरा दिया। इस फैसले को खुद ज्योति बसु ने एक ऐतिहासिक भूल करार दिया था और वाकई यहीं से पार्टी के भीतर नेतृत्व और विचारधारा को लेकर जो संकट शुरू हुआ, उसने बंगाल के लोगों को गहराई तक निराश किया। अगर हम बाद के दौर को देखें तो नेतृत्व में एक बहुत बड़ा और साफ अंतर नजर आता है। एक तरफ ज्योति बसु थे जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए थे और किसानों की नब्ज पहचानते थे। दूसरी तरफ आए बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उनका कॉर्पोरेट फोकस्ड डू इट नाउ यानी अगी करो वाला एजेंडा बंगाल को रातों रात इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता था। लेकिन इस जल्दबाजी ने उन ग्रामीण समर्थकों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जो दशकों से पार्टी की असली ताकत थे। और इसका असर सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन में बंगाल की हिस्सेदारी, जो लेफ्ट के शासन से पहले 30% हुआ करती थी, वो उनके शासन के अंत तक गिरकर सिर्फ 3% रह गई।
ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। मशहूर बाबू कल्चर, दफ्तरों की सुस्ती और लगातार होती हड़तालों ने उद्योगों को बंद होने पर मजबूर कर दिया और युवाओं को नौकरी की तलाश में राज्य से बाहर जाना पड़ा। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि संस्कृति के मोर्चे पर भी एक बड़ा टकराव चल रहा था। वामपंथी विचारधारा मुख्य रूप से नास्तिकता को बढ़ावा देती थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा, रबींद्र संगीत और वहां की स्थानीय परंपराओं को खुले दिल से अपना लिया। उन्होंने बहुत ही चतुराई से लेफ्ट की सोच को बंगाल की मिट्टी के लिए एक विदेशी विचार साबित कर दिया और खुद को वहां की संस्कृति से गहराई से जोड़ लिया। अब आता है हमारा चौथा हिस्सा, जनता के गुस्से के अहम बिंदु। ये जो आर्थिक और सांस्कृतिक नाराजगी इतने सालों से सुलग रही थी, उसे बाहर आने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि कैसे समाज का हर एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे सत्ता से दूर होता चला गया। किसानों की नाराजगी की वजह बना सिंगूर और नंदीग्राम का भूमि अधिग्रहण। युवाओं और बुद्धिजीवियों का भरोसा इसलिए टूटा क्योंकि नौकरियों में योग्यता से ज्यादा पार्टी की वफादारी यानी लालीकरण को अहमियत दी जाने लगी। वहीं मुस्लिम समुदाय में भी भारी निराशा थी, जिसे 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने उजागर किया कि राज्य में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति असल में कितनी खराब थी। और फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, सिंगूर और नंदीग्राम। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस पार्टी ने कभी ऑपरेशन बरगा से किसानों को जमीन देकर ही सत्ता हासिल की थी, अब वही सरकार कॉर्पोरेट फैक्ट्रियों के लिए किसानों की जमीन जबरन छीन रही थी और विरोध करने वालों पर पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही थी। आम जनता और सत्ता के बीच की खाई अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे भरना नामुमकिन था। इसी भारी उथल-पुथल और गुस्से के बीच ममता बनर्जी ने एक नारा दिया, मां माटी मानुष। बस ये 3 शब्द, लेकिन इन शब्दों ने उस गहरे भावनात्मक खालीपन को पूरी तरह से भर दिया जो सत्ताधारी पार्टी ने अपने पीछे छोड़ा था। ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा बड़ा जन आंदोलन बन गया जिसने हर एक बंगाली को अपने साथ जोड़ लिया। और इन सब के नतीजे में जो हुआ, वो हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से में देखते हैं, 2011 का ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव। ममता बनर्जी का सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1990 में उन पर हुआ कथित हिंसक हमला हो, 1993 में सचिवालय की सीढ़ियों से जबरन बाहर निकाला जाना हो, या फिर न्याय के लिए उनका वो ऐतिहासिक 26 दिन का आमरण अनशन। इन लगातार संघर्षों ने जनता के मन में उनकी छवि एक ऐसी जुझारू नेता की बना दी जो लोगों के हक के लिए किसी से भी टकरा सकती है। आखिरकार 2011 के चुनाव नतीजों ने उस 34 साल लंबे शासन को उखाड़ फेंका और इसके तुरंत बाद एक बड़ा ही दिलचस्प और चौंकाने वाला वाकया देखने को मिला, जिसे वॉशिंग मशीन इफेक्ट कहा गया। वो कैडर राज, जिसका कल तक इतना खौफ था, वो रातों रात कहीं गायब हो गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपनी वफादारी बदल ली। मतलब लाल झंडे का वो पूरा का पूरा मजबूत ढांचा सत्ता हाथ से जाते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या 34 साल तक इस कदर पूर्ण वर्चस्व के साथ राज करने वाली ये विचारधारा बंगाल में कभी वापस अपनी जड़ें जमा पाएगी, या फिर सत्ता के अहंकार और आम जनता से दूरी ने इसे हमेशा के लिए दफन कर दिया है? ये ऐतिहासिक पतन हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, असली और अंतिम ताकत हमेशा जनता के ही हाथों में होती है।